नमस्ते बच्चों। आज मैं बहुत दिनों बाद फिर आपके लिए, आपके साथ, आपके रेनू मैम। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और आप सभी अपने मॉक एग्जाम्स के लिए और अपनी वार्षिक परीक्षा की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपने जो जो मुझे अपनी समस्याएं लिखी थी उनको मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपके लिए लेके आई हूं कि आप पेपर 1 आईबीडीपी के एचएल और एसएल समूह के विद्यार्थी पेपर 1 यानी कि क्रिएटिव राइटिंग वाला जो आपका पेपर होता है उसमें प्रभावशाली लेखन कैसे करें, इस बारे में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप उसमें अपने लेखन को इस प्रकार से व्यवस्थित करके लिख सकें कि आप 100% अंक प्राप्त करें। आइए मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से आपको इस पेपर में काम करना होगा। ये जो आज हम बात करेंगे ये एचएल और एसएल दोनों समूह के छात्रों के लिए बेहद लाभकारी होगा। पेपर 1 आपकी उत्पादन कुशलता को आंकता है और आप 100% अंक पाने के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे। जैसे ही आपको पेपर मिलता है, ये तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि आपको एसएल समूह के लिए पेपर 1 1 घंटा 15 मिनट का होता है। आपको शब्द सीमा 250 से 400 शब्दों की रखनी होती है और एचएल समूह के विद्यार्थियों को 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है और आपको अपनी शब्द सीमा 450 से 600 के अंदर रखनी होती है। पेपर जैसे ही आपको मिलता है तो मैं सबसे पहले आपको ये सुझाव दूंगी कि आप पेपर पढ़ने में, समझने में और अपने दिमाग में उससे संबंधित सारे बिंदुओं को सोचने में पर्याप्त समय लगाएं। बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। इसीलिए मैंने यहां पर दिया है कि उत्तर लिखने से पूर्व आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पेपर आपको मिलेगा, आपको मालूम है कि दोनों ही एचएल और एसएल दोनों ही समूह के लिए पेपर का प्रारूप एक जैसा होता है। यानी कि आपके सामने 3 प्रश्न होते हैं। जो तीनों प्रश्न आपने अपने पाठ्यक्रम में जो 5 इकाइयां पढ़ी हैं उनमें से संबंधित होते हैं और हर एक प्रश्न के साथ आपको 3 विधाएं दी होती हैं। आपको उनमें से किसी एक विधा का चुनाव जो सबसे सर्वथा सटीक हो, सबसे योग्य हो, आपके उत्तर लिखने के लिए सबसे बेहतर प्रारूप हो, उसका चुनाव करना होता है और आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। दोनों ही प्रश्न पत्रों में यानी एचएल और एसएल समूह में के प्रश्न पत्रों में अलग अलग प्रश्न होते हैं। ये एचएल और एसएल समूह के की विभिन्नता है। अब हम बात करते हैं कि जहां तक मैं समझ रही हूं, छात्रों को सबसे बड़ी मुश्किल और चुनौती उनके सामने होती है कि हम विधा का चुनाव कैसे करें। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि आप पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए और देखिए कि आपको अपने उत्तर को किस प्रारूप पर लिखेंगे तो वो सबसे ज्यादा अच्छा, प्रभावशाली बनेगा। तो इसके लिए विधा का चुनाव करने की बात अभी हम बाद में करेंगे। कुछ और बातों के बारे में हम जान लेते हैं कि प्रारूप की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। यानी कि आपने आपके पाठ्यक्रम में जो जो प्रारूप है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप मान लीजिए आपको प्रश्न समझ में आ रहा है और आप उसका अच्छा उत्तर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सर्वथा योग्य प्रारूप है उसके बारे में आपको संदेह है। तो ये मुश्किल आप अपने सामने बिल्कुल ना आने दें, बल्कि सारे प्रारूपों का अभ्यास करें। और इस संदर्भ में मेरी एक और ये सलाह है कि आप एक ही प्रश्न को कई प्रारूपों पर लिख कर देखिए।
कई प्रारूपों पर जब आप लिखेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा कि आप एक ही प्रश्न को किस प्रकार से पत्र के रूप में लिखेंगे। अगर मान लीजिए उसी चीज को आपको ईमेल में लिखना है तो आपके पास क्या प्रारूप होगा, भाषा शैली में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा। अगर आपको यही चीज मान लीजिए उसी विषय पर लेख लिखना है या निबंध लिखना है तो आपकी भाषा कैसी होगी और क्या प्रारूप होगा। इस बात का अभ्यास आप अपने आईबीडीपी के दोनों वर्षों के दौरान जरूर करें। यकीन मानिए अगर आप 2-3 विषय इस तरह से कई प्रारूपों पर लिखकर अभ्यास कर लेते हैं तो ये परेशानी फिर आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगी। तो प्रारूपों के अनुरूप आप जब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें, क्योंकि पत्र में जो भाषा होती है वो ईमेल में नहीं, और लेख में आपको लेख वाली भाषा अपनानी है, जबकि ब्लॉग या डायरी में आपकी भाषा में अंतर होता है। तो हर एक प्रारूप की अपनी विशेषता है कि उसकी भाषा प्रारूप के अनुसार बदलती है। इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे। उत्तर की विषय वस्तु का सटीक और स्पष्ट होना बहुत जरूरी है ताकि पढ़ने वाले को आपके विचार समझ में आ सके। विचारों का तर्क संगत होना बहुत जरूरी है। विचारों का व्यवस्थित क्रम भी बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों मेरा एक सुझाव है कि आप कहीं रफ पेपर पर अपने विचारों को लिख लें, संक्षिप्त बिंदुओं में लिख लें, तो आपको बाद में उन्हें व्यवस्थित करने में सुविधा होगी। आप अपने लेखन को तर्क और उदाहरणों के साथ विस्तार दें और साथ ही लिखते समय सटीक मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं मानती हूं और ये मैं दावा करती हूं कि आप अपने लेखन के दौरान खुद भी खुश होंगे और अच्छा लेखन करने के बाद आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। यहां पर एक और सलाह है मेरी आप छात्रों के लिए कि इस स्लाइड में मैं आपको मूल्यांकन के मानदंड से परिचित करा रही हूं। वो इसलिए कि अगर हम मूल्यांकन के मानदंडों को समझ लें तो मुझे लगता है कि हम अपने लेखन के दौरान उन सभी शर्तों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे, और अगर वो शर्तें पूरी हो रही हैं तो फिर नंबर तो पक्के हैं। मूल्यांकन के मानदंडों के बारे में जैसे आप जानते भी होंगे कि हमारे पेपर 1 के लिए हमारे पास 3 मानदंड होते हैं, भाषा, संदेश और वैचारिक समझ। भाषा में कुल अंक 12 होते हैं, जिसमें से यानी कि उच्चतम अंक 12, संदेश के भी 12 और वैचारिक समझ के 6। यहां पर जिस वर्ग की मैं बात कर रही हूं वो उच्चतम अंक वर्ग की बात करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं हमारे सारे बच्चे इसी उच्चतम अंक वर्ग में से अंक प्राप्त करें, और आप भी अपने लेखन के दौरान इन शर्तों को जो उच्चतम अंक वर्ग के लिए निर्धारित की गई हैं उनका ध्यान रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखिए भाषा के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो शब्दावली या शब्दों का चुनाव आपके कार्य के लिए सटीक है, भिन्नतापूर्ण है और मुहावरों के साथ आपने अपनी अभिव्यक्ति दी है। दूसरी बात, व्याकरण की दृष्टि से आपने भाषाई विभिन्नता के साथ आधारभूत और जटिल व्याकरणिक संरचनाओं का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया है, यानी कि आप सरल और संयुक्त, मिश्र सभी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कीजिए। अपने वाक्यों की संरचना शुद्ध रखिए व्याकरणिक दृष्टि से, और उसमें आवश्यकता अनुसार जहां पर भी पूरी तरह से सटीक हो, मुहावरे और लोकोक्तियों का या किसी महान व्यक्ति की कही हुई किसी बात का या किसी दोहे का भी प्रयोग करें। ये आपकी भाषाई कुशलता और ज्ञान का परिचय देगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी बात कि आपकी भाषा सटीक होनी चाहिए, यानी कि जिस भी प्रारूप को आपने चुना है उसके संदर्भ में आपकी भाषा सटीक हो और अभिव्यक्ति की सामर्थ्य रखती हो। यानी कि अगर आपकी भाषा शैली में कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं जो संचार को प्रभावित नहीं करती हैं
तो उस स्थिति में उसको अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि आपने जो कुछ भी लिखा है वो परीक्षक महोदय पढ़ पा रहे हैं और पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। इस स्थिति में आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा मानदंड है संदेश। इसके भी अधिकतम अंक 12 हैं। उच्चतम वर्ग 10 से 12 के बीच का होता है। इसमें संदेश का तात्पर्य है कि आपने आपने आपके विचार आपके कार्य के प्रति पूरी तरह से तर्कसंगत है। दूसरे मानदंड के अनुसार क्या आपने उदाहरण के साथ अपने विचारों की व्याख्या की है? ये बात भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप पर्याप्त उदाहरणों या अपने अनुभवों के माध्यम से अपने विचारों की व्याख्या करेंगे। मानदंड का तीसरा बिंदु कहता है कि क्या आपने अपने विचारों को तार्किक स्पष्टता के साथ व्यवस्थित क्रम में अभिव्यक्त किया है, जो पढ़ने वाले को स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से समझ में आ रहा है। यानी कि आपने जो भी लेखन कार्य किया है वो क्या संदेश दे रहा है, वो परीक्षक तक जैसा आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वैसा ही पहुंच रहा है। कितना स्पष्ट संदेश दे रहा है और आपके विचार पूरी तरह से तर्कसंगत है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तीसरा मानदंड आता है वैचारिक समझ, जो हमारे छात्रों के लिए एक विशेष रूप से एक परेशानी पैदा कर रहा है। ये बच्चों के सामने एक बड़ी चुनौती है। पर वैचारिक समझ की क्या अपेक्षा है आपसे? यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी, वैचारिक समझ के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं और उच्चतम अंक वर्ग इसका 5 से 6 अंकों का होता है। वैचारिक समझ का अर्थ है कि आपने जिस भी लेखन विधा का चुनाव किया है वो दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए किस सीमा तक सटीक है, योग्य है और तीनों विकल्पों में से सर्वथा उचित है। आपने अपने लेखन के संदर्भ में उद्देश्य और वाचक यानी कि संबोधित वर्ग का ध्यान रखते हुए अपने लेखन कार्य को विकसित किया है। इन दोनों बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको संदर्भ, उद्देश्य और संबोधित वर्ग के अनुरूप उचित लेखन प्रारूप का चुनाव करना होगा। अब मुश्किल ये आती है बच्चों के सामने कि वो चुनाव कैसे करें। यहां पर मैं आपको बताऊं कि चुनाव करने से पूर्व आप तीनों विकल्पों को पहले पढ़ लें और प्रश्न को बहुत ध्यान से देखें। इसमें भी आपको लिखते समय आप अपनी भाषा शैली का विशेष ध्यान रखेंगे और साथ ही जो भी आप प्रारूप चुनेंगे उसके सारे अवयवों का निर्वाह करते हुए आप अपने उत्तर का विकास करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दिखा रही हूं, एक पेपर का ही, ताकि आप ये बात समझ सकें कि हमें प्रारूप कैसे चुनना है। पहले वाले प्रश्न को मैं आपको पढ़ के बताती हूं। आपकी पाठशाला में यूनिफॉर्म यानी कि स्कूल गणवेश अनिवार्य नहीं है। ये जो प्रश्न पत्र आप सामने देख रहे हैं ये मानक स्तर का है यानी SL का है। इस कारण छात्र छात्राएं जो मन में आए वैसे ही वस्त्र पहनकर स्कूल आ जाते हैं। कई बार यह पहनावा शालीनता की हदें पार करता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से पाठशाला में छेड़छाड़ के मामले भी हो रहे हैं, जिससे पाठशाला और छात्रों का नाम बदनाम भी हो रहा है। इन सभी बातों को मन में रखते हुए अपने विचार लिखें। अब आपके सामने 3 विकल्प हैं, लेख, ब्लॉग और डायरी। आप प्रश्न को 2 बार पढ़ें, समझें और फिर तीनों विकल्पों पर ध्यान दें कि आपका उत्तर किस प्रारूप पर सबसे बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। अब आप सोचें कि आप लेख लिखेंगे क्योंकि आपकी पाठशाला का मामला है, या ब्लॉग लिखेंगे या डायरी लिखेंगे। इस संदर्भ में बच्चों एक और तरीका है कि हम तय करते हैं, डायरी लिखेंगे। डायरी आप कब लिखते हैं? जब कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है या बहुत हर्ट कर जाती है, बहुत तकलीफ देती है, तब आप डायरी लिखते हैं, क्योंकि उसमें आप अपने मन की बातों को, आपने अपने अनुभवों को,
आप अपनी फीलिंग्स को शब्द देते हैं। डायरी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस संदर्भ में एक प्लॉट बनाना पड़ेगा कि स्कूल में एक ऐसा हादसा हुआ और उसने आपको बुरी तरह से हिला दिया। तब आप इस प्रश्न को डायरी के विधा पर लिख सकेंगे, है ना। ब्लॉग लिखेंगे, ब्लॉग क्योंकि हम पूरी पब्लिक पढ़ती है, ब्लॉग हम ऑनलाइन लिखते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है वो सारी पब्लिक पढ़े? मेरे विचार से ये अच्छा विकल्प नहीं है। और लेख लिखना है, तो लेख भी हम ऐसे विषयों पर लिखते हैं जो कॉमन हो, सामान्य हो, सभी के लिए हो, क्योंकि लेख ज्यादातर हम अखबारों में या किसी पत्रिका में छपने के लिए देते हैं। स्कूल पत्रिका में भी छपने के लिए दिया जा सकता है। लेख को भी लिखा जा सकता है, लेकिन लेख के लिए आपको प्लॉट इस तरह से बनाना पड़ेगा कि विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधियां होती नहीं हैं, इस प्रकार की परेशानियां पैदा हुई हैं कि छात्र छात्राएं किसी भी प्रकार के कपड़े पहन के आ जाते हैं, क्योंकि गणवेश अनिवार्य नहीं है। और उस संदर्भ में पाठशाला में जो छेड़छाड़ के मामले हो रहे हैं, जिससे आपके सहपाठियों का, यानी कि उन छात्र छात्राओं का और साथ ही स्कूल का नाम भी खराब हो रहा है, तो आप इसको लेख के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ रही हूं, अगर हम इसको डायरी के रूप में लिखें तो हमारे मन में वो सारी कुछ घटनाओं को देखकर कितनी पीड़ा हुई, हमने कितना बुरा महसूस किया अपने स्कूल के लिए, अपने सहपाठियों के लिए, उन बातों को हम डायरी के प्रारूप पर बेहतर लिख सकते हैं। अगले दोनों प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इन्हें पढ़िए, समझिए और मुझे बताइए। मैंने एक गृह कार्य मानक स्तर वाले बच्चों के लिए रखा है और एक उच्च स्तर वाले बच्चों के लिए भी रखा है। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और मैंने आपको जो मानदंड समझा दिए हैं, उनके आधार पर आप अपने उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए 100% अंकों की प्राप्ति की शुभकामना करती हूँ। मैंने अंत में अपना ईमेल भी दिया है, अगर आप इससे अलग या इससे आगे या कोई भी बात जो आपको अब तक समझ में नहीं आई है वो पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे निसंकोच ईमेल के द्वारा मुझे लिख सकते हैं। हाँ, मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप प्रश्न पत्र हल करने से पहले या पढ़ने से पहले मानदंडों को जरूर पढ़ लें और फिर वैचारिक समझ को पढ़कर समझते हुए सर्वथा योग्य विधा का चुनाव करें और अपना उत्तर लिखें। जहां कहीं भी आपको परेशानी होगी, मैं आपके साथ हूं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इस बारे में कि आप विधा का चुनाव कैसे करें और कैसे अपने उत्तर को विकसित करें, फिर आपके साथ जल्दी ही मिलूंगी। धन्यवाद।